मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। शराब घोटाला मामले में आबकारी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज, बोले सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में दायर करूंगा याचिका। यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर पहलवानों का बड़ा फैसला, हरिद्वार की गंगा में बहाएंगे अपने मेडल, इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। अनंतनाग में लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों ने एक मजदूर की गोली मारकर की हत्या, दूध लेने जा रहा था युवक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मोदी सरकार के 9 साल पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक, मेगा प्लान, पीएम मोदी का ट्वीट, कड़ी मेहनत रहेगी जारी, अमित शाह और नड्डा ने दिया संदेश। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। साक्षी हत्याकांड में आरोपी एक और वीडियो सामने आया है। जी हां, हत्या से ठीक पहले एक वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीडियो में किसी शख्स के बात करते हुए नजर आ रहा है आरोपी साहिल। साक्षी की हत्या से पहले ही घटना स्थल पर मौजूद था आरोपी। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं, जहां पर हत्या से ठीक पहले का एक और वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें आरोपी साहिल जो है वो फोन पर बात करते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, साक्षी हत्याकांड को लेकर अब नए और भी ज्यादा खुलासे यहां पर सामने आ रहे हैं। हालांकि आरोपी साहिल की बात कर ले तो उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है, 2 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है और लगातार लोगों की यहां पर मांग उठती हुई नजर आ रही है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। तो इस वक्त एक और अपडेट आपको बता दें, हत्या से ठीक पहले एक और वीडियो यहां पर सामने आ चुका है, जिसमें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरोपी साहिल जो है वो फोन पर बात करते हुए किसी से नजर आ रहा है, जिसके ठीक बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं। तो हत्या से ठीक पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक और बड़ी खबर, सरकार के 9 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। हमने हर फैसला लोगों की भलाई के लिया, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धियों के बारे में बात की और साथ ही कहा है कि हर संभव कोशिश की गई है। तो केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आए हैं। साथ उन्होंने कहा हमने हर फैसला उचित लिया है और सही तरीके से लिया है। तो बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इसी कड़ी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीपीएम अध्यक्ष सीताराम येचुरी से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा है। सीताराम येचुरी ने भी राज्यसभा में केजरीवाल को पूरा समर्थन देने की बात कही है। बताते चले, सीताराम येचुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है और हमें एकजुट होकर इन्हें रोकना ही होगा। उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया, ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया, एनसीपी से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया, केसीआर साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और सीपीएम पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि इस राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया और आज आपके दफ्तर में जब हम आए आपने इतना मान सम्मान दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। 20 मई को ये अध्यादेश जारी किया मोदी सरकार ने। 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ। और एक तरह से देखें ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक्ट दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू। बुनियादी जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और
राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस ले आया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है, और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। पहलवानों के समर्थन में उतरे संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को पहलवानों के साथ बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसान संयुक्त मोर्चा 1 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत की माने तो इस दिन जिला और तहसील केंद्रों पर पुतला भी दहन किया जाएगा। शिवम हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, जिस तरीके से अगर पहलवानों के धरना प्रदर्शन की बात कर ले तो हालांकि जंतर मंतर पर उनके जो सामान वहां से हटा दिए गए हैं, यानी कि अब जो है वहां पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें अब चलिए हमारे सहयोगी से दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो पहलवानों का धरना प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब इस बीच जो है राकेश टिकैत का समर्थन पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का ऐलान उन्होंने किया है, जो कि 1 जून को किया जाएगा। पहलवान के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा सामने आ चुका है और राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ चुका है कि तमाम पहलवानों के समर्थन में लोग पहुंचेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन 1 जून को किया जाएगा। शिवम हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, जिस तरीके से अगर पहलवानों के धरना प्रदर्शन की बात कर ले तो अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? राकेश टिकैत का समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, आगे 1 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात की जा रही है, क्या देखा जा सकता है? बिल्कुल चंदा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहलवानों के अकाउंट से ट्वीट किया जाता है कि हम जो हमारे पास मेडल है उसको हम गंगा में प्रवाहित कर देंगे और साथ ही साथ हम आमरण अनशन पर इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जो किसान समर्थन दे रहे थे राकेश टिकैत के भी साफ तौर से कहा, और संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने कहा है कि 1 जून को हम भारत बंद का प्रदर्शन करेंगे और पूरी तरीके से पूरा इस समय जो पहलवानों की बात नहीं सुन रहा है केंद्र सरकार, तो उसको लेकर समर्थन करेंगे कि शिवम 1 जून को जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, वीडियो सामने आए, जिसके बाद यही सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे कि आगे अब पहलवानों का रुख क्या कुछ होगा। हालांकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने वीडियो जारी कर बताया है कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, आगे हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम जो वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन की व्यवस्था कर रखी थी उसको हटा दिया गया, तो आगे का रुख जानना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल चंद्र जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 35 दिन से पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 28 तारीख की ये स्थिति जब महिला पहलवानों ने साफ तौर से कहा कि हम महिला महापंचायत नए संसद भवन के सामने करेंगे, लेकिन वहीं देखा जाए पुलिस की वर्षा के महिला पहलवानों के टेंट वगैरह थे जिसमें रहते थे, जहां प्रदर्शन करते थे, उसको भी उखाड़ फेंका। और साथ ही साथ जब दिल्ली पुलिस से बात किया जाए कि आखिर क्यों कर रहे, तो दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कहा कि यहाँ से 100 से 200 मीटर दूर है नए संसद भवन का जी, आखिर वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल था, इस वजह से सबको हटाना पड़ा। कहीं ना कहीं उनको पहलवानों को भी डिटेक्ट किया गया और उनको कहीं शिवम बात ये भी सामने आई है। हालांकि देखा जाए जब पहलवान जो है धरना प्रदर्शन शुरुआत करते हुए नजर आए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम अपना मेडल भी वापस कर देंगे। हालांकि एक बात और यहाँ पर सामने आई है पहलवान को लेकर, उन्होंने कहा है कि अब मेडल वो गंगा में बहा देंगे, और जिसके बाद जो राकेश टिकैत ने साफ तौर पर पहलवानों को कहा है कि मेडल को ना बहाएं। इसको लेकर क्या आगे का रुख होने वाला है पहलवानों को लेकर, क्या अभी कोई प्रतिक्रिया उनको निकल कर सामने आई है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहलवानों ने साफ तौर से कहा कि हम जो हमारे पास मेडल है उसको हम गंगा में प्रवाहित करवा देंगे, क्योंकि हरिद्वार जाके गंगा में प्रवाहित करो। साथ ही साथ किसानों ने भी ऐलान किया कि हम अगर पहलवानों को बात नहीं मानते हैं, क्योंकि इससे पहले जब किसान लगातार आपको पता है टिकरी बॉर्डर पर लगभग 1 साल तक बैठे रहे, वो अपने डट के अपनी बातों पर अड़े रहे, लेकिन लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात मानी। इसी हिसाब से उन्होंने, क्योंकि पार्टी की बात कर ली तो देखिए राजनीति तो हो रही इसमें, तो राजनीतिक पार्टी उन्होंने पूरा सपोर्ट कर, लेकिन पहला कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय किसान यूनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई देखना है होगा कि आखिरकार 1 जून को जो संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ उस दिन होने वाला है।
जोधपुर में तेज हवाओं और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दूसरी ओर यही बारिश रात चलते लोगों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। जी हां, दरअसल जोधपुर से वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चलती स्कूटी पर अचानक पेड़ की भारी भरकम टहनी आकर गिरी है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 3 लोग स्कूटी पर सवार थे, तभी अचानक उन पर पेड़ की टहनी टूट गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने फौरन स्कूटी सवार लोगों की मदद की और पेड़ को साइड करके उन्हें बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। उधर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री मोर के साथ नाचते दिख रही हैं। इस वीडियो को बागेश्वर धाम सरकार नाम के ट्विटर हैंडल पर डाला गया है। बताते चले, दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुजरात दौरे पर है। सूरत में उनका दरबार भी लगा हुआ है। वहीं वायरल वीडियो में गुजरात का ही बताया जा रहा है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री मोर के साथ साथ नाच रही हैं। उनके इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रही हैं। कोई इसे धीरेन्द्र शास्त्री का नया रूप कह रहा है, तो कोई इसे ढोंग की दुकान बता रहा है। उधर केंद्र और मणिपुर सरकार ने राज्य में जातीय संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को भी नौकरी दी जाएगी। साथ ही बताया चले, अधिकारियों ने कहा है कि मुआवजे की राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर वहन करेंगी। तो मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही है, जिसको लेकर जो अब सरकार ने ऐलान कर दिया गया है और मुआवजे राशि की बात भी यहां पर सामने आई है। परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो मणिपुर में हिंसा नहीं थम रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद जो है जिस तरीके से आगजनी की घटना वहां पर हो रही है, सरकार ने इसको लेकर फैसला किया है और परिजन को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। तो मणिपुर में हिंसा रुकने को नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर अमित शाह भी दौरे पर हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार रात हिंसाग्रस्त मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं। साथ ही मणिपुर के हालात का जायजा लेते हुए भी नजर आए। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दे दी गई थी, लेकिन फिर भी हिंसक घटनाओं को देखते हुए सेना तैनात कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर सोमवार शाम मणिपुर पहुंचे। राज्य सरकार ने ये दावा किया है कि शाह के दौरे से पहले 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे थे। अमित शाह मंगलवार को मणिपुर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद वो हिंसा में घायल लोगों का हाल जानने अस्पताल गए। आपको बता दें कि पिछले महीने जातीय हिंसा में कम से कम 80 लोग मारे गए थे, जिसको लेकर सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार 28 मई को बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि हिंसा के दौरान 40 उग्रवादी मारे गए। सीएम ने ये कहा कि उग्रवादी नागरिकों के खिलाफ M16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइप गन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कई गांवों में घरों को जलाने के लिए आए हुए थे। सेना और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 40 उग्रवादियों को मारा गया है। तो वहीं पर राज्य के हालात सुधारने के लिए अमित शाह सिविल सोसाइटी ग्रुप से भी बात करने वाले, जिसमें कुकी और मेतई दोनों ही समुदाय के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो वहीं पर इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और ये वादा किया था कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। एक अदालत के जजमेंट के कारण कुछ क्लैशेस हुए हैं। मैं मणिपुर के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा काम शांति बनाए रखना है। आप व्यवस्था पर विश्वास करिए। दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें। मैं आपको केंद्र की सरकार से और से विश्वास दिलाना चाहूंगा, सबके साथ न्याय होगा और हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इसका विश्वास आप नरेंद्र मोदी सरकार पर रखिए। मेरा अपील है मणिपुर के अंदर सभी भाइयों बहनों को
कि आप एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए हम 6 साल से मणिपुर में शांति से आगे बढ़े, एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ, और आज एक अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है, वो विवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें। किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि अमित शाह के मणिपुर दौरे से मणिपुर कितना शांत होता नजर आता है। कुकी और मेतई दोनों समुदाय के लोगों के बीच अमित शाह किस तरह का तालमेल बिठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मणिपुर को आस लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को यूपी में 5 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। जी हां, 5 सीटों के महासंपर्क अभियान के इंचार्ज रावत बनाए गए हैं। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान, बांसगांव, आजमगढ़ और बलिया के इंचार्ज रावत बनाए गए हैं। देवरिया और सलेमपुर की भी जिम्मेदारी मिली है। 2 मई को वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेते हुए रावत नजर आएंगे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, जहां पर रावत को आखिरकार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देवरिया और सलेमपुर की भी जिम्मेदारी दी गई है। 2 मई को वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेते हुए रावत नजर आएंगे। तो बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को यूपी में 5 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 5 सीटों के महासंपर्क अभियान के इंचार्ज रावत बनाई गई है। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलने वाला है। बांसगांव, आजमगढ़ और बलिया के इंचार्ज बनाए गए हैं। साथ ही देवरिया और सलेमपुर का भी जिम्मेदारी रावत को दी गया है। तो 2 मई को वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेते हुए बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आएंगे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रखी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब विधान परिषद उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या 84 हो गई है। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का दावा भी किया है। तो विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो खुशी से गदगद यहां पर नजर आई हैं और सीधे तौर पर तमाम बयान देते हुए भी नजर आई हैं। तो विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, अब मेरा भरोसा है। 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल है। जितने 60 साल में नहीं किए विरोधी, उससे 10 गुना ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 9 साल के अंदर काम हुआ है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम ना किया गया हो। देश आगे बढ़ा है, देश दुनिया में आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश तो आगे बढ़ा ही है। और हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास। उधर प्रयागराज पुलिस को एफएसएल की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या में तुर्की की जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। जी हां, जिगाना और गिरसान पिस्टल तुर्की में तैयार होती है। हालांकि शूटर्स ने जिगानो और गिरसान के अलावा देसी पिस्टल से भी गोलियां चलाई थी। वहीं एफएसएल की रिपोर्ट में यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि मौके से बरामद हुए हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। बैलिस्टिक रिपोर्ट की अगर बात कर ले तो यहां पर यह खुलासा हुआ है कि तीनों ही पिस्टल से गोली चली थी।
सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें, अब एक नई मुसीबत कद्दावर नेता के सामने खड़ी हो चुकी है। मामला रामपुर पब्लिक स्कूल का है। स्कूल प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सुरक्षा की दृष्टि से चार्जशीट को संदूक में बंद कर लाया गया था। अवलोकन के बाद कोर्ट ने मामले में 6 जून की तारीख मुकर्रर की है। बताते चले, सपा शासनकाल के दौरान साल 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रामपुर पब्लिक स्कूल को मान्यता दी गई थी। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराती हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख ली हमने भी। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा नहीं। समाजवादी ने जो फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है, एहसान तो क्या पहलवान है। हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक थी। एहसान याद नहीं, एहसान तो थोड़ा नहीं, एहसान सबका उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल में कोई एहसान है हमारे एहसान हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अब हमसे कोई नाराजगी, हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, तो हम हमारी तरफ से तो कोई हम क्या कर सकते हैं? हम तो वो तो मानो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। बिना महरम के महिलाएं अब इस सफर पर जा सके, इसकी शुरुआत आज हुई है। जी, आज दिल्ली से 200 महिलाएं रवाना हुई हैं। कुल 4000 महिलाएं इस बार हिंदुस्तान से हज के लिए बिना महरम के जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हज यात्रा के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं। बिना महरम के औरतें अब इस मुकद्दस सफ़र पर जा सके, इसकी जो शुरुआत आज हुई है, ये बेहतरीन शुरुआत है। और जितनी औरतों से मैं मिली, सबने इतनी खुशी व्यक्त की और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और सबका कहना यही था कि जो औरतें बच्चों को पालती हैं और उनको सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने हमें आत्मनिर्भर समझा और बनाया, इसके लिए उनका शुक्रिया। क्योंकि ये सफ़र जो है, कभी लोगों को लगता है कि आसान नहीं है। और कई औरतों ने ये भी कहा कि इस उम्र में हम इस उम्र के हो गए और तब भी ये नियम बनाया हुआ था कि बिना महरम के आप जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ होती थी बहुत लोगों को। उस तकलीफ को रास्ते से हटाया और सबके सफ़र को आसान बनाया। और सब जाकर भारत देश के लिए, अपने वतन के लिए दुआ करने जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर मंगलवार तड़के हवाई हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली ने बड़ी संख्या में ड्रोन मार गिराए हैं। पिछले 24 घंटे में कीव पर रूस ने तीसरी बार हमला किया है। आसमान में रूसी ड्रोन और भीषण विस्फोट की आवाजें सुनाई देती रहीं। कीव के सैन्य प्रशासन ने कहा कि शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कीव के हवाई क्षेत्र में हवाई रक्षा बलों ने 20 से अधिक शहीद ड्रोन को मार गिराया है। तो बड़ी संख्या में ड्रोन यहां पर गिराए गए हैं। कीव पर रूस ने आखिरकार फिर हमला किया है, जिसके बाद जो है कीव के हवाई क्षेत्र में हवाई रक्षा बलों ने 20 से अधिक शाहिद ड्रोन को मार गिराया है। इसी के साथ खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के फैसले का उमा देवी ने विरोध किया था। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के जेल में मैनुअल में बदलाव किए जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। बता दें, 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया था, जिसके बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ। 26 अप्रैल को पूर्व सांसद जेल से रिहा भी हो गए। इसी के बाद उमा देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया गया।
हालांकि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ विपक्षी पार्टी बीजेपी समेत कई पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे। आनंद मोहन की जेल से रिहाई के बाद भी उनकी मुश्किलें थमती नहीं दिख रही। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पटना हाई कोर्ट में भी इस पर पीआईएल दायर की गई है। दिवंगत आईएएस जी कृष्णा की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार पर फैसले पर रोक लगाने की मांग की। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया। अब देखना होगा कि क्या आनंद मोहन फिर से जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़। भेजा गया साक्षी मर्डर केस का आरोपी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला था अपना जुर्म। पुलिस को बताया नहीं है कोई पछतावा। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को एक और झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आरोपों को बताया काफी गंभीर। पाकिस्तान को सीएम योगी का करारा जवाब। बोले वहां के हुक्मरानों से नहीं संभल रहा मुल्क, भारत में मिलना चाहते हैं पाक। हिंसा के बीच शांति बहाली के उद्देश्य